नमस्कार, मैं डॉक्टर राशि मिश्रा शिवानी हॉस्पिटल एंड आईवीएफ कानपुर से और कुसुम आईवीएफ छिंदवाड़ा से। आज हम एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, एडिनोमायसिस, जिसके लक्षण केवल मेंसेस में बहुत ज़्यादा दर्द और ब्लीडिंग की तरह प्रेजेंट करती है। ये प्रॉब्लम 40s और 50s की एज में ये बहुत कॉमन हो गया है। 35 साल के बाद में जिन्हें पहले मेंसेस में दर्द नहीं होता था, ब्लीडिंग एक्सेस नहीं थी, उन लोगों को ये दिक्कतें दिखाई देने लगती हैं। आज से 10-15 साल पहले इसका केवल इलाज था कि यूट्रस को निकाल दिया जाए, लेकिन अब काफ़ी सारे ऐसे ट्रीटमेंट हैं जिसमें यूट्रस को प्रिजर्व करते हुए अपनी तकलीफ़ों से निजात पाया जा सकता है। चूंकि आजकल प्रेगनेंसी प्लानिंग की एज ही ज़्यादा हो गई है, एवरेज एज ऑफ प्लानिंग प्रेगनेंसी लोग लेट 30s में प्लान कर रहे हैं, तो हम इस प्रॉब्लम को दो कैटेगरी के लोगों में डिवाइड करेंगे। एक, जिन्हें अभी प्रेगनेंसी प्लान करना है और उन्हें यह प्रॉब्लम हो गई है, और एक जिनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है और अब वो एडिनोमायसिस की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। पहले हम बात करेंगे उन महिलाओं के बारे में जिन एज ग्रुप में यह परेशानी ज़्यादा कॉमन है, 35 प्लस के लोग जिन्होंने अपनी फैमिली कंप्लीट कर ली है और अब इस दिक्कत को सफ़र कर रहे हैं। हम इस वीडियो को 4 भाग में डिवाइड करेंगे कि इसके क्या लक्षण होते हैं, यह क्यों होता है, इसका कैसे डायग्नोसिस की जाए और इसका इलाज क्या है। सबसे पहले इसके क्या लक्षण होते हैं। एक लेडी जिसे पहले रेगुलर आराम से मेंसेस हो रहे थे और अब मेंसेस में पेन रहने लग गया है या ब्लीडिंग ज़्यादा होने लग गई है, तो उसे एक बार अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम उसे अपने 35 प्लस एज ग्रुप में होने की संभावना ज़्यादा होती है। ये उन लोगों में कॉमन है जिनकी 1 या 2 डिलीवरीज हो चुकी है या पहले मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP हुए हैं या DNC हुई है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डिलीवरी हुई हो या DNC हुई हो, कोई ऐसी प्रोसीजर हुई हो तो ही एडिनोमायसिस हो। बिना किसी इसकी वजह से भी इसके इंसिडेंसेस बढ़ गए हैं, क्योंकि आज के समय में एंडोमेट्रियोसिस के इंसिडेंसेस बढ़ गए हैं। अब हम इस बारे में बात करेंगे कि एडिनोमायसिस होता क्या है। यूट्रस की लेयर 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक अंदरूनी सतह जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं और एक बाहर की सतह जिसे मायोमेट्रियम कहते हैं। एंडोमेट्रियम हर महीने ग्रो करती है और शेड करती है। मायोमेट्रियम यूट्रस की मसल होती है जिसमें इलास्टिसिटी होती है। यदि एंडोमेट्रियम के कुछ आइलैंड्स मायोमेट्रियम में घुस जाएं और वहां जाकर ग्रो करने लगें और ब्लीड करने लगें तो एडिनोमायसिस की प्रॉब्लम होती है। इन पेशेंट्स में मेंसेस के समय सीवियर पेन होता है, क्योंकि जो ब्लड बाहर निकल रहा है यूट्रस की मसल के अंदर, मायोमेट्रियम के अंदर भी ब्लीडिंग के एरियाज बनते हैं, जिसकी वजह से यूट्रस की मायोमेट्रियम में इरिटेशन होता है और धीरे धीरे करके यूट्रस का साइज बड़ा होने लगता है। एडिनोमायसिस 2 तरीके की हो सकती है, फोकल या डिफ्यूज। फोकल मतलब किसी एक पर्टिकुलर एरिया में बस है वो एक गांठ की तरह, या पूरा का पूरा यूट्रस बड़ा हो रहा। इन दोनों टाइप की एडिनोमायसिस में अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम के बीच में एक एंडोमायोमेट्रियल जंक्शन होता है जो एंडोमेट्रियम को अंदर जाने से रोकता है। ये जंक्शन एडिनोमायसिस के पेशेंट्स में मोटा हो जाता है और इनमें कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से पेन होता रहता है। यह पेन मेंसेस के दौरान इतना ज़्यादा हो जाता है कि महिला अपना 1-2 दिन रूटीन का काम नहीं कर पाती है। कुछ लोगों को हॉस्पिटल में एडमिशन की भी पेन के लिए ज़रूरत पड़ जाती है। तो यदि आपका पहले पेन नहीं था और अब पेन बढ़ गया है और साइज बढ़ने की वजह से यूट्रस के ब्लीडिंग सतह बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग भी ज़्यादा होती है, तो ये 2 सिम्टम्स यदि आपको अब अपीयर हो गए हैं, पहले नहीं थे, तो आपको ज़रूर अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए ताकि इस प्रॉब्लम को समय पर डायग्नोस किया जा सके। यूजुअली ये प्रॉब्लम 35 के बाद शुरू होती है। लेट 30s में 30% फीमेल्स में एडिनोमायसिस पाई जा सकती है और इंसिडेंसेस देखे जाएं तो 45 तक के लगभग 10% लोगों को सीवियर एडिनोमायसिस देखी जाती है। इसकी डायग्नोसिस कैसे की जाए, तो इसकी डायग्नोसिस बहुत इजी होती है। इसे एक अल्ट्रासाउंड से, एक अच्छे अल्ट्रासाउंड से, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड से
डायग्नोस किया जा सकता है। ये सिम्टम एक फाइब्रॉइड यूट्रस में भी मिल सकते हैं, तो इसे फाइब्रॉइड यूट्रस और एडिनोमायोसिस को डिफरेंशिएट करना, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। कभी कभी इन दोनों के बीच में डिफरेंस बनाने के लिए कि ये फाइब्रॉइड है या एडिनोमायोसिस है, इसके लिए हमें एमआरआई की भी सहायता लेनी पड़ती है या कुछ ब्लड टेस्ट की भी सहायता लेनी पड़ती है। आज से 10-15 साल पहले इसका केवल ट्रीटमेंट था जब पेशेंट को बहुत ब्लीडिंग और पेन की परेशानी रहती है, पेन किलर से ठीक नहीं होता है तो यूट्रस निकालने का सजेशन दिया जाता था। लेकिन अब एडिनोमायोसिस का मेडिकल मैनेजमेंट मतलब मेडिसिन और इंजेक्शन से भी इस चीज़ को आसानी से कवर किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, कंट्रोल में लाया जा सकता है। डायनोजेस्ट करके एक ओरल मेडिसिन होती है, यह एक तरीके का प्रोजेस्टेरॉन है जो यूट्रस में सूजन हो रही है उसे रोक सकता है। इसमें मेंसेस को कम कर दिया जाता है, मेंसेस में फ्लो घट जाता है। 2 से 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के ट्रीटमेंट के दौरान ब्लीडिंग और पेन में काफ़ी राहत आ जाती है, और 6 महीने के आगे यदि बहुत सूजन है, बहुत बड़ा हो गया है यूट्रस, तो साइज डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। ये चीज़ जिन्हें हमें यूट्रस रखना है या जो सर्जरी से बचना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है और इसे सालों साल लिया जा सकता है। इस मेडिकेशन से धीरे धीरे जो एंडोमेट्रियम के आइलैंड्स मायोमेट्रियम में घुसे हुए हैं वो धीरे धीरे करके सूख जाते हैं, ट्रॉफिक हो जाते हैं और परमानेंटली यूट्रस का साइज घट जाता है। इस मेडिकेशन के बंद करने के बाद में ये प्रॉब्लम फिर से आ सकती है। ये डिपेंड करता है कि ये प्रॉब्लम कितने सीवियर डिग्री की है। कुछ लोगों को ये चीज़ सालों लेनी पड़ जाती है चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। दूसरा ऑप्शन रहता है ल्यूपराइड डिपॉट इंजेक्शन, जिसे 21 से 25 दिन के ड्यूरेशन में दिया जाता है और ये 6 से 8 या मैक्सिमम 12 इंजेक्शन एक लेडी अपने लाइफ टाइम में ले लेती है। ये बेसिकली ये दोनों ऑप्शंस उनके लिए बहुत अच्छे हैं जिन्हें हमें यूट्रस अभी प्रिजर्व करके रखना है या अभी माइल्डर डिग्री की कम दर्जे की एडिनोमायोसिस है, अभी प्रॉब्लम्स इतनी सीवियर नहीं है और जो मेडिकल मैनेजमेंट से कंट्रोल की जा सकती है। गोली और इंजेक्शन के अलावा एक मिराना करके डिवाइस होती है जिसमें एक कैप्सूल यूट्रस के अंदर डाला जाता है। ये एक इंट्रायूट्राइन डिवाइस होती है, सेम कॉपर टी की तरह। जैसे कॉपर टी में कॉपर रिलीज होता है, इसमें एक हार्मोन लोकली रिलीज होता है जो कि यूट्रस की ग्रोथ को कंट्रोल करता है, साइज में कंट्रोल करता है, सिम्टम्स बेटर हो जाते हैं, ब्लीडिंग कम हो जाती है, पेन कम हो जाता है। तो मिराना भी एक बहुत ही वरदान बोलेंगे एडिनोमायोसिस के पेशेंट्स में। 5 साल तक के आप ये डिवाइस लगवा सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। जहां तक के बात की जाए ये मेडिकल मतलब गोली खाने वाली या इंजेक्शन या डिवाइस के बारे में, यदि चीज़ें इससे कंट्रोल हो जाती हैं तो आप बहुत हद तक ऑपरेशन या हिस्टेरेक्टमी से बच सकते हैं। यदि आपको किसी कारणवश ये दवाइयाँ नहीं लेते बन रही है या इन दवाइयों से ये प्रॉब्लम नहीं कंट्रोल हो रही है, टैबलेट, इंजेक्शन या मिराना से, तब उस केस में लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी इन पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। और लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी बिना पेट खोले छोटे छोटे पोर्ट से आप इस यूट्रस को निकाल सकते हैं। 2 से 3 दिन में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है और 1 सप्ताह के अंदर पेशेंट अपने रूटीन वर्क करने लगती है। एडिनोमायोसिस के पेशेंट में कैंसर की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। रेयरली ऐसा होता है कि कोई यूट्रस का कैंसर इसके साथ में एसोसिएटेड हो, लेकिन बिना ब्लड टेस्ट के या बिना टेस्टिंग के ये चीज़ कह पाना मुश्किल होता है। तो यदि आप इस प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं और आप यूट्रस को रखने का सोच रहे हैं तो कुछ टेस्ट जो डॉक्टर एडवाइस करती हैं आपकी गायनेकोलॉजिस्ट वो करवा कर ही मेडिकेशन लें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। तो वो सभी महिलाएं जो एक्सेस पेन और ब्लीडिंग की वजह से परेशान हैं, मेरी उनको सबको ये एडवाइस है कि वो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, एक अल्ट्रासाउंड करवाएं। ट्रांसवेजाइनल अच्छे से अल्ट्रासाउंड होना बहुत ज़रूरी है। और यदि एडिनोमायोसिस की प्रॉब्लम है तो मेडिकल या इंजेक्टेबल या मिराना इन ट्रीटमेंट को ऑप्ट करें ताकि आप अपनी लाइफ पेनलेस और प्रॉब्लम फ्री रख सकें। ज़रूरी नहीं है
कि हर किसी की हिस्टेरेक्टमी होगी तो वो परेशानी झेलते घर में ना बैठे रहें, कंसल्ट करें डॉक्टर को, क्योंकि आप चीज़ों को बहुत बिगाड़ के आएंगे कि खूब हीमोग्लोबिन डाउन हो गया है, यूट्रस बहुत बड़ा हो गया है, तो मेडिकल मैनेजमेंट भी फिर काम नहीं करता है, फिर उसमें सर्जरी के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचता है। तो समय पे अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, और इस विषय में आपको कोई काउंसलिंग चाहिए हो या आपकी ये प्रॉब्लम या आपके आसपास के लोगों में कोई ऐसे खास लोगों में ये प्रॉब्लम है तो उनसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन या ऑनलाइन काउंसलिंग की ज़रूरत है तो हमने नीचे डिटेल दी है, ऑनलाइन काउंसलिंग और कंसल्टेशन का नंबर दिया है, आप बेशक मुझसे काउंसलिंग या कंसल्टेशन करवा सकते हैं। ये डिस्कशन हुआ उन लोगों के बारे में जो अभी अपनी फैमिली कंप्लीट कर चुके हैं और इन प्रॉब्लम से, ब्लीडिंग और पेन से ग्रस्त हैं। अगले वीडियो में हम डिस्कस करना चाहेंगे एडिनोमायोसिस उन लोगों में जो अभी बच्चे नहीं किए हैं, जिनकी फैमिली स्टार्ट ही नहीं हुई है या फैमिली बच्चे अभी उन्हें करने हैं। उन लोगों के बारे में हम अगला वीडियो बनाएंगे, तो प्लीज़ हमारा अगला वीडियो भी ज़रूर देखें।